चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले द हिंदू को हेडलाइन के तौर पे जो कुछ हम लोग करंट अफेयर देखेंगे, फिर एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने जिन्हें कन्वर्ट किया है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, हेडलाइंस की अगर हम बात करें तो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन मुझे देखी बिजनेस पेज पे। द हिंदू का जो बिजनेस पेज होता है मैं वहां की बात कर रही हूँ। अब इसमें मुझे न्यूज क्या मिली, A state-run bank appointment panel on Friday recommended Dinesh Kumar Khara, one of the State Bank of India's 4 मैनेजिंग डायरेक्टर। एसबीआई के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक है दिनेश कुमार खरा, ठीक है। और इन्हें अगला चेयरमैन चुना गया है इंडिया के टॉप लेंडर का, जो कि कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मतलब एसबीआई के अगले जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो चेयरमैन का खिताब मिल रहा है, चेयरमैन की जो पोस्ट मिल रही है वो किसे दी जा रही है, तो दिनेश कुमार खरा को दी जा रही है। एक स्टेट के द्वारा चलाई जाती है एक बैंक अपॉइंटमेंट पैनल, ठीक है। एक स्टेट रन पैनल होता है जिसका नाम है बैंक अपॉइंटमेंट पैनल, जहां पे कहां पे किसको अपॉइंट करना है इन बातों पे बात होती है, इन चीजों पे डिस्कशन होता है। उसने दिनेश कुमार खरा का नाम सजेस्ट किया है। अनलाइक हिज प्रेडिसेसर, जैसे कि आपको पता है कि इनके पहले कौन है, इनके पहले तो रजनीश कुमार। तो इनके पहले जो रजनीश कुमार है उनका जो टेन्यूर है, जो कार्यकाल है, उसको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो 7 अक्टूबर को खत्म होगा। देन दिनेश कुमार खरा विल हेल्प दिस पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हेडलाइन के रूप में देख लो, कल हम लोग एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। ये आज की हेडलाइन है, कोच राय पास्ड अवे। नेक्स्ट जो न्यूज है ये स्पोर्ट पेज, लास्ट पेज 16वें पेज पे थी हिंदू के। कोच थे मिस्टर राय, ठीक है, पूरा नाम था मिस्टर पुरुषोत्तम राय, इनका निधन हो गया। तो ये न्यूज किस कैटेगरी में आती है, ऑबिचुरी की कैटेगरी में आती है। ये अपॉइंटमेंट की कैटेगरी में, ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑबिचुरी की कैटेगरी में और ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रैक एंड फील्ड कोच पुरुषोत्तम राय, who only few days ago was selected for the द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, passed away due to a heart attack here on Friday. He was 79। कल उनका निधन हुआ ड्यू टू हार्ट अटैक। और आपको पता है, हम लोग पढ़े भी थे कि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए लाइफ टाइम कैटेगरी में इन्हें सेलेक्ट किया गया था। Rai was due to receive the prestigious award from President Ramnath Kovind in a virtual ceremony on Saturday. आज सैटरडे है ना, आज इनको वर्चुअल सेरेमनी में ये अवार्ड, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो मिलने वाला था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, बट अनफॉर्चुनेटली कल इनका निधन हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी आपकी ये बनेगी। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी न्यूज है एंड या इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मलयालम फिल्म चूजन फॉर मास्को फिल्म फेस्टिवल। मास्को कहाँ पे है, रशिया की कैपिटल है। तो मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए वहां पे शोकेस करने के लिए एक मलयाली पिक्चर को चुना गया है, इंडिया से एक मलयालम मूवी को चुना गया है। एंड बेसिकली दिस मलयालम मूवी इज बेस्ड ऑन माइग्रेशन एंड यू कैन सी हियर एंड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। किस तरीके से ह्यूमन बीइंग का माइग्रेशन होता गया, किस तरीके से ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं, इन सब पे बेस्ड एक मतलब मूवी है 1956। फिर ये मलयाली लैंग्वेज में लिखा है, क्या है भाई, मध्य तिरुवंतमपुर। मध्य तिरुवंतमपुर मतलब इसे वैसे बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में सेंट्रल ट्रावनकोर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डॉन पलाथरा ने, और इसे स्क्रीनिंग करने के लिए, मतलब वहां शोकेस दिखाया जाएगा 42वें एडिशन ऑफ मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कहां पे, कब होगा ये, अक्टूबर में होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मलयालम फिल्म है, मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, एंड आई नो, आई एम वेरी श्योर आप सबको इसका आंसर पता है, विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइन ड्यू टू वर्सनिंग हेल्थ कंडीशन। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, बताइए। Exactly, the answer of this question will be Japan. Longest serving Prime Minister of Japan, शिंजो अबे। लॉन्गेस्ट सर्विंग वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। एक बार पहले वो क्या था ना कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 में इंटर किए थे, लेकिन फिर उनकी हेल्थ खराब हुई थी और वो इस्तीफा दे दिए थे। दोबारा जो उनका री इलेक्शन हुआ, जब से वो अभी तक थे, वो था 2012 में।
और 2012 से लेकर 2020 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इनका टेन्योर अभी पूरा नहीं हुआ था, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, बट ड्यू टू बैड हेल्थ इन्होंने रिजाइन कर दिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5। Here you can see picture of Shinzo Abe. Japanese Prime Minister Shinzo Abe has stepped down from his position due to worsening health condition. The longest serving Prime Minister of Japan did not name a successor. इन्होंने अभी किसी सक्सेसर का नाम नहीं बताया, मतलब नेक्स्ट कौन होगा ये अभी तक तो क्लियर नहीं है, हो जाएगा बट अभी नहीं है। इनकी एज क्या थे? 65। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये नेता थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान थे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जापान, तो जरा देखिए जापान है कहाँ पे। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका जापान है। ठीक है, ये जापान है। मतलब कि अगर इसके लैंड बॉर्डर तो नहीं, लेकिन अगर हम बात करें इसके आसपास कौन है, तो बहुत बड़े बड़े देश हैं भाई इसके पड़ोस में। ये रशिया है, ठीक है, ये चाइना है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो बड़े बड़े देश इसके पड़ोस में है। जापान की कैपिटल क्या है? तो टोक्यो यहाँ की करेंसी है, और सॉरी कैपिटल है, येन यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट आते हैं, When will National Sport Award 2020 be hosted? इसका आंसर आपको अभी हेडलाइंस के दौरान मिल ही गया है, बट स्टिल आप बताओ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया कब जाएगा, इसकी मेजबानी कब की जाएगी? आज क्या है? टुडे इज 29 अगस्त एंड 29 अगस्त हमारे भारत का होता है नेशनल स्पोर्ट डे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस है आज भाई, नेशनल स्पोर्ट डे है। बचपन में इस दिन गेम सेशन कराया जाता था, तब तो नहीं पता था कि क्यों इतना अच्छा दिन है आज खेलने को मिल रहा है। अब पता है नेशनल स्पोर्ट डे होता है आज, और आज ही के दिन वही अभी आपने पढ़ा ना कि रामनाथ कोविंद जी आज ही लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित करने वाले थे। लिस्ट तो पहले ही निकल गई थी, राजीव गांधी किसे मिलेगा, अर्जुन किसे मिलेगा, सब लिस्ट बन गई थी। आज सबको इसमें वर्चुअल सेरेमनी के द्वारा सबको इसमें ये मतलब कि एड्रेस करते हैं सारे ही जो भी मतलब रिसिपेंट है इस पुरस्कार के। तो यहाँ पे 29 अगस्त आज आपका आंसर है। इनफैक्ट आज 10:45 से ये शुरू होगा। ठीक है, आज सैटरडे 10:45 से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका, और इसको नाम दिया गया है नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2020। So President of India Ramnath Kovind will confer the National Sport Award 2020 through a virtual mode for the first ever time on 29 August 2020. The President will be attending the award ceremony through the NIC link from the President House, while all the award recipients will be attending the ceremony from various SAI and NIC centers across the country. जिसने भी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या NIC के ऑफिसेज हैं वहां से वो लोग अटेंड करेंगे, और प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंट हाउस से। ठीक है, तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टुडे इज स्पोर्ट डे, और आज सबको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, who represented India at the virtual ASEAN India Business Council meet on August 27? 27 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी आसियान के साथ भारत। आसियान जो है, आसियान एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, उसके साथ भारत की व्यापार परिषद बैठक में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? बताओ। जैसे आपने पढ़ा था कि ब्रिक्स के साथ जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, इसको सोम प्रकाश ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? आंसर यहाँ पे होगा पीयूष गोयल। बिजनेस की बात चल रही है तो आंसर क्या होगा? पीयूष गोयल होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया में? पीयूष गोयल। 27 अगस्त को एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड किए। इस मीटिंग का नाम था आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल मीट। क्यों? क्योंकि ये आसियान और इंडिया के बीच में व्यापार को लेकर एक मीटिंग थी। इसमें इन्होंने कहा कि इंडिया और आसियान का जो ट्रेड है वो $300 बिलियन तक पहुंच सकता है, हमारे रिलेशन इंप्रूव होंगे तब। ठीक है, तो खैर ये तो बात हो गई, ये तो आपको बस इतना याद रखना है कि किसने इसको अटेंड किया। अब आसियान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आसियान है क्या?
तो बेसिकली आसियान में परमानेंट कितने देश मेंबर है पता है? 10 कंट्रीज इसकी मेंबर है, ठीक है। वो 10 कंट्रीज जितनी भी है सब साउथ एशिया की हैं। आसियान का मतलब है साउथ एशिया की जो कुछ कंट्रीज है उनका जो ग्रुप है उसे हम लोग कहते हैं आसियान। अब साउथ एशिया में ये सब आते हैं कि नहीं आते? ये सारे देश आते हैं साउथ एशिया में। भाई इंडिया के साउथ ईस्ट में साउथ एशिया पड़ता है कि नहीं? उसी की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो म्यांमार हो गया, ठीक है। म्यांमार के बाद ये थाईलैंड देश भी इसका मेंबर है। ये कौन सा देश है? ये आपका लाओस है, लाओस भी इसका मेंबर है। वियतनाम भी इसका मेंबर है। ये कंबोडिया है, कंबोडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। और इंडोनेशिया भी इसका मेंबर है, इंडोनेशिया ये भी है। ये मलेशिया भी इसका मेंबर है, ब्रुनेई भी इसका मेंबर है, फिलीपींस भी इसका मेंबर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें न्यू पापुआ ग्वेना तो ये इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, वो केवल इसका ऑब्जर्वर है। परमानेंट मेंबर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर। सिंगापुर कहाँ पर है? ये है ना। और इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये इसके परमानेंट 10 मेंबर है, 10 कंट्री। सेक्रेटरी जनरल इसके लिम जॉक हुई है और सेक्रेटरीट इसका जकार्ता इंडोनेशिया में, मतलब यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। Who will head a CII's new forum on artificial intelligence? देखो सबसे पहले CII क्या है? CII इंडिया में एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग क्षेत्र में काम करती है, कोई इसका एक काम नहीं है। इसको लगता है जरूरत की रोबोटिक्स की जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, इसने एक फोरम बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। लो भाई बन गया, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करेगा। लेकिन जो इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फोरम बनाया उसका हेड किसे चुना? तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप पटेल को बनाया, ठीक है। देखो इसका फुल फॉर्म होता है CII का, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने लॉन्च किया और ये आज से नहीं काम कर रहा है, 125 साल से ये संस्था काम कर रही है। आपने भले पहली बार सुना हो इसका नाम, ठीक है। 1895 से ये संस्था काम कर रही है, तब से इंडिया में इसने कई सारे क्षेत्र में काम किया, कई सारी चीजों को स्थापित किया और अब इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नया फोरम बनाया और इसका हेड बनाया उस बंदे को जिसे IBM ने इंडिया और साउथ एशिया के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर चुन रखा है। यू नो इट वेरी वेल दैट IBM इज कंपनी ऑफ अमेरिका, USA, कैलिफोर्निया में उसका हेड ऑफिस है। उसने इंडिया में अपना हेड बना रखा है संदीप पटेल को और इन्हीं संदीप पटेल को CII ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए फोरम का मालिक चुना है। आई होप न्यूज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है, which life insurance has launched first of its kind smart assist a real time assistance service? You guys know कि कल कुछ वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से सारे 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं हो पाए थे। So I have included those 4 questions in today's section because I don't want कि कुछ भी छूटे, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ दोस, ये कल का क्वेश्चन है जो कल नहीं हम पढ़ा पाए थे ऑनलाइन, तो आज पढ़ा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पहली तरह का स्मार्ट असिस्ट नाम का एक असिस्टेंट सर्विस लॉन्च किया। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप हेल्पलाइन नंबर घुमाते हो कि नहीं, वैसा ही कुछ ये भी है। स्मार्ट असिस्ट में आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला जाएगा और आपको रियल टाइम असिस्टेंस दी जाएगी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। इसको लॉन्च किसने किया है? तो बजाज अलियांस, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। समझते हैं, बजाज अलियांस एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आपको। इसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहली तरह का ये तकनीक पहली बार कोई अपना रहा है और इसका नाम है स्मार्ट असिस्ट। ये एक सुरक्षित स्क्रीन शेयरिंग सुविधा है जिसके माध्यम से ग्राहक को कहीं भी परचेज कंप्लीट करना है या वो उनकी परचेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें हेल्प चाहिए, तो उससे जुड़ने में ये मदद करता है। इसका नाम है स्मार्ट असिस्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग सुविधा के जरिए आपको एक असिस्टेंट मिलेगा, वो आपकी हेल्प करेगा। बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके MD और CEO है तरुण चोग और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र। बजाज अलियांस का हेडक्वार्टर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से इंपॉर्टेंट है इट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। Who became youngest author to win International Booker Prize for the book The Discomfort of Evening? शाम की असुविधा इस नाम की किताब है, इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है 2020 और सबसे कम उम्र के लेखक बन गए जिनको ये प्राइज मिला। बताओ नाम क्या है उनका?
डी यहाँ पे आंसर आ रहा है। ओके, और लोग बताओ। ओके, आपने ब्लैक पैंथर देखी है? आप लोगों ने ब्लैक पैंथर देखी कि नहीं देखी है? अगर आप लोगों ने ब्लैक पैंथर देखी है तो इसके जो स्टार थे जिसमें एक्ट किए थे चैडविक बोसमैन, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये अभी जस्ट न्यूज आई है, तो ये भी एक ऑबिचुरी है। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे ही, आगे आपको पढ़ाई जाएगा अलग अलग जगह पे, लेकिन ये आज की न्यूज है। इन्होंने वैसे इनकी डेथ कल हुई है कैंसर की वजह से, ठीक है, 43 की एज में। और चैडविक इनका नाम था, एक्टर थे। चलो, कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये अभी अभी जस्ट न्यूज आई है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन में नहीं ऐड कर पाए। ठीक है, चलो। तो ब्लैक पैंथर के स्टार थे, एक्टर थे चैडविक बोसमैन, इनकी डेथ हो गई 43 की एज में। ये अभी जस्ट न्यूज आई है, तो कल हम लोग इसको न्यूज में इंक्लूड करके पढ़ेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग किताब को बुकर प्राइज मिला, इसके राइटर का नाम हमें बताना है। सो आंसर विल बी मार्केई लुकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बुक का कवर भी और ऑथर की पिक्चर भी। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग एक लड़की की कहानी है जिसके पास एक रैबिट होता है और एक उसका भाई होता है। तो वो लड़की कहती है कि मेरा भाई मर जाए रैबिट की जगह पे, कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस रहते हैं जहां पे उसको चूज करना होता है। वो मनाती है कि रैबिट रह जाए, मेरा भाई मर जाए। उसके भाई की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पूरी किताब है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और इस किताब को मैन बुकर प्राइज मिला है। और फिक्शन बुक में, मतलब एक काल्पनिक कथा है ये। ठीक है, और ये यंगेस्ट ऑथर बन गए इस किताब को जीतने वाले, 29 की एज के हैं ये। इंटरनेशनल बुकर प्राइज उसे दी जाती है, उस किताब को दी जाती है जिसे इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेट किया जाता है और उसे यूके या आयरलैंड में पब्लिश किया जाता है। मतलब मैन बुकर प्राइज उससे मिलता है जो किसी दूसरी लैंग्वेज की किताब को ट्रांसलेट किया जाए। इसका मोटिव होता है कि हम भाषा का जो है उसे और फैला सके, और एक जगह का जो भी बुक है उसे और लोगों भी तक पहुंचा सके, लैंग्वेज उसमें बैरियर ना बने। ये इसका मेन मोटिव है, तभी ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किताब होती है और फिर उसे यूके और आयरलैंड में पब्लिश किया जाता है, उस किताबों को ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए चुना जाता है। तो 2020 में कौन जीता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कांट अवॉइड दिस वन। नाम याद रखना, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। Cricketer Cameron White announced retirement from professional cricket. He hails from which country? आपको नाम बता दिया, आपको प्रोफेशन बता दिया, कंट्री पूछ रहा है। क्रिकेटर थे कैमरन वाइट, ये कौन से देश से थे कि इन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया? देखो भाई, आपको भी पता है कि पूछता है, ठीक है, कंट्रीज पूछता है, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के थे, और बस इतना ही आपको याद रखना है। कैमरन वाइट इनका नाम था, ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अगला क्वेश्चन है अब आपका, हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव? नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे किताब में कई ऐसे यंग जो स्कॉलर्स हैं उनकी क्या सोच है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, ये चीजें लिखी होंगी। तो ये किताब रिलीज किसने किया है ये आपको बताना है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस किताब को किसी एक पर्सन ने लिखा नहीं है, इसको कई सारे स्कॉलर, जैसे यहाँ पे लिखा है ना यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, वैसे इसे कई सारे स्कॉलर्स ने मिलकर लिखा है। अब इस किताब को रिलीज करने वाले बंदा जो है वो है आर्मी का चीफ, मतलब मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन्होंने इसे रिलीज किया है, और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इसका नाम है, यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव।
इसे ऑथर किसने किया है? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने। और किसे किसे रेंज किया गया? अंडर ग्रेजुएट लेवल से लेकर जो डॉक्टोरल कैंडिडेट थे उन सब ने इसमें अपनी अपनी राइटिंग्स लिखी हैं। इसको पब्लिश कौन कर रहा है? तो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के द्वारा, क्लॉज के द्वारा इसे पब्लिश किया जा रहा है, जो कि आर्मी का एक थिंक टैंक है। ये बुक जो है वो ट्रिब्यूट है किसे? फील्ड मार्शल मैनेक्शा को, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर की, जिसकी वजह से बांग्लादेश को आजादी मिली। तो ये इनको एक ट्रिब्यूट है और ये किताब इन लोगों ने, सारे लोगों ने लिखा है, ठीक है। Which bank is about to partner with Adobe to enhance digital customer experience? अपने कस्टमर्स को डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस और ज्यादा देने के लिए एडोब के साथ किसने पार्टनरशिप की है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, HDFC। I wanna ask something. Tell me the name of new MD and CEO of HDFC who is not appointed yet, but हाँ, after completion of tenure of Aditya Puri, he will take his place. तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। I'm asking name of next head of HDFC after Aditya Puri. एग्जैक्टली शशिधर जगदीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 साल के बाद आदित्य पुरी अपने पद से हटेंगे और उनका जो प्लेस है वो लिया जाएगा शशिधर जगदीशन के द्वारा, ठीक है, जगदीशन के द्वारा। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है? HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल अनुभव और अच्छा करने के लिए एडोब के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा संचालित है, जो HDFC बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए ग्राहकों के साथ पर्सनल डिजिटल एक्सपीरियंस प्रदान करने में मदद करेगा। HDFC बैंक के अभी CEO हैं आदित्य पुरी, इनके रिटायरमेंट के बाद शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। Which company has partnered with UNICEF to map internet connectivity landscape for a school in 35 countries by the end of 2023? यूनिसेफ जो आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, जिसका काम ही है बच्चों के लिए काम करना, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, उसके साथ किसने कोलैबोरेट किया है इंटरनेट कनेक्टिविटी स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए 35 देशों में 2023 के अंत तक। तो भाई ये जो कंपनी है जिसके साथ मिलकर यूनिसेफ, अब देखो यूनिसेफ इंटरनेट कनेक्टिविटी पे काम कर रहा है। यूनिसेफ जो है वो क्लाउड कंपनी तो है नहीं, या वो कोई यू कैन से कि ऐसी कंपनी तो है नहीं जो ये सब काम करती हो। यूनिसेफ एक संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है। उसे ये काम करवाने के लिए कोई चाहिए, तो उसने इस क्षेत्र की एक कंपनी को चुना है और उस कंपनी का नाम क्या है? एरिक्सन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो एरिक्सन एक स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी है, स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी है, जिसके साथ पार्टनरशिप हुआ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का। ये लोग मिलकर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्कूल्स में प्रोवाइड करेंगे। 35 देशों को कवर करना है, 2023 तक ये काम पूरा करना है, ताकि ये बच्चों में डिजिटल लर्निंग के एक्सेस को बढ़ा सके। एक्चुअली गीगा इनिशिएटिव यूनिसेफ ने लॉन्च किया था, ठीक है, कब? सितंबर 2019 में। गीगा इनिशिएटिव का उनका जो मतलब था वो यही था कि वो हर स्कूल में इंटरनेट कनेक्शन दे पाए, और उसी के अंतर्गत अब ये काम किया जा रहा है। उनके उसी प्रॉमिस को फुलफिल किया जा रहा है यहाँ पे। इसके लिए उन्होंने एरिक्सन के साथ मिलके ये काम करने का फैसला लिया है, और ये पहली प्राइवेट सेक्टर पार्टनर है जो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है गीगा इनिशिएटिव में। हम यूनिसेफ की बात करेंगे। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। हेड इसकी कौन है? हेनरिटा एच फोर्ड, और ये 11 दिसंबर 1946 से काम कर रहा है। Who had the 5-member committee constituted by central government to review charter of duties of 57 DRDO lab? 57 DRDO की लैब स्थापित हुई है, लेबोरेटरीज स्थापित हुई है। अब उसकी ड्यूटीज सही से हो रही है कि नहीं, उसके चार्टर्स कैसे हैं, इन सब चीजों को रिव्यू करने के लिए सरकार के द्वारा, ठीक है, डीआरडीओ के जो चीफ है, एग्जैक्टली जो डीआरडीओ के चीफ है सतीश रेड्डी जी, सतीश रेड्डी, उन्होंने ये कमेटी बनाई है। इसका हेड उन्होंने किसे चुना है? तो उन्होंने इसका हेड बनाया वालीपे राम गोपाल रॉय। मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सबका आंसर यहाँ पे करेक्ट था, सबने सही जवाब दिया। ये है
देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जी सतीश रेड्डी ने इस पैनल को बनाया, कमेटी को बनाया है, और इसका हेड उन्होंने किसे चुना? आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर वालिपे राम गोपाल रॉय को, ताकि वो इन 57 लेबोरेटरीज के कामकाज को रिव्यू कर सके। Computer designer Arnold Spielberg, who passed away in August 2020, was the co-designer of which among the following? कंप्यूटर डिजाइनर थे आर्नोल्ड स्पिलबर्ग, इनका नाम था। इन्होंने इनमें से किस तरह के कंप्यूटर के मतलब काम में सहयोग किया था? को डिजाइनर थे। इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली याद नहीं रहते, और यही सब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको लगता है कि वो नहीं पूछा जाएगा या जो बहुत लेंथी है। आर्नोल्ड स्पिलबर्ग का निधन हुआ। जीई 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बनाने में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आंसर है। केवल इतना याद रखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, ये वैसे भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे भी। 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर, बस इतना आपको याद रखना है। तो अर्नोल्ड स्पिलबर्ग, इनका पूरा नाम था अर्नोल्ड मेयर स्पिलबर्ग, ठीक है। कंप्यूटर डिजाइनर थे, इंजीनियर थे। इनका 103 वर्ष की में निधन हो गया लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में नेचुरल कॉज की वजह से। इन्होंने चार्ल्स प्रॉप्स्टर के साथ मिलके 1950 के दौर में जीई 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया था। ये जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते थे उस समय। ही इज फादर ऑफ फिल्म मेकर स्टीवन स्पिलबर्ग, जो फिल्म मेकर है यूएसए के स्टीवन स्पिलबर्ग, ये उनके फादर भी हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बाय द वे। क्रिकेटर Paranvitana retired from international cricket. He hails from which country? Another retirement की जैसे लाइन ही लग गई है। अब फिर से एक क्रिकेटर है थरंगा परनविताना, ये रिटायरमेंट ले लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये कौन से देश से हैं? एग्जैक्टली भाई, ही इज फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर। श्रीलंका से है, इनके नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर है। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है नाम की वजह से, अदरवाइज इट इज वेरी क्लियर कि ये वही के होंगे। श्रीलंका के ओपनिंग बैट्समैन थे निषाद थरंगा परनविताना, इनका पूरा नाम था। ये सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं 38 साल की ही उम्र में। He has represented Sri Lanka in 32 test matches, scoring 1792 runs, including 211 50. He is Sri Lanka's highest ever run getter in first class cricket with 12,522 runs. Now this is the थिंग जो उनकी इंपॉर्टेंस बताता है कि श्रीलंका के ये सबसे ज्यादा रन पाने वाले थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 12,522 रन इन्होंने बनाया था। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर हिज नेम एंड हिज कंट्री। बाकी जो हम पढ़ रहे हैं वो इनकी बारे में जितना आप जिसके बारे में पढ़ते हो उसका नाम उतना याद रह जाता है, केवल इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, अयाका ताकाशाई, जापानीज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, अनाउंस रिटायरमेंट। अनदर रिटायरमेंट, इनका नाम है अयाका ताकाहाशी, ये जापान से हैं। आपको बताना है इन्होंने किस गेम की प्लेयर थी जहां से इन्होंने रिटायरमेंट ली है। एग्जैक्टली यहाँ पे ए गलत होगा और डिस्कस थ्रो भी गलत होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो किसी ने नहीं दिया, एंड करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बैडमिंटन, ठीक है। शी वॉज बैडमिंटन प्लेयर। जापान की अयाका ताकाहाशी बैडमिंटन प्लेयर थी और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, पहला गोल्ड मेडल जापान का पहला गोल्ड मेडल इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में विमेन्स डबल में जीता था। इनकी जो साथी थी वो कौन थी? मिसाकी, जिसके साथ मिलकर इन्होंने बैडमिंटन खेला था। डबल्स था वो, डबल मतलब दो लोग इधर और दो लोग इधर, ठीक है। उसमें इन्होंने जापान को पहला गोल्ड मेडल मतलब दिलाया था। और अब ये अपना करियर रिटायरमेंट लेके खत्म कर रही हैं। 31 अगस्त को ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, अयाका ताकाहाशी इनका नाम है, जापान की बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है।
इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर टू बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरला विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। केरला के एमिलगम अंगमाली जो जगह है, ठीक है, वहां पे पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र इंडिया का जो है वो स्थापित होगा। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। केरला के अंगमाली में होगा इंडिया का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। उद्देश्य क्या है भाई, क्यों ये बनाया जा रहा है? इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप में तेजी लाना है और जेंडर इक्वालिटी को मतलब कि इंश्योर करना है। महिलाओं को अपने घर से दूर भी एक सुरक्षित स्थान मिले ताकि वो नया व्यवसाय शुरू कर सके, उसे बढ़ा सके, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसे विश्व के स्तर पे उसे बेच सके, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। ये सब के लिए उन्हें एक WTC, उनका जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, विमेन ट्रेड सेंटर, ठीक है, विमेन ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर, वो दिया जाएगा केरल के अंगमाली में बना के। बहुत अच्छी जगह है, मतलब जहाँ पे उन्हें कॉन्फिडेंट भी फील होगा, लगेगा कि हाँ वो compete कर रहे हैं और उन पे फोकस होगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाना है अगर एंटरप्रेन्योरशिप में, जो कि बहुत जरूरी है, वो ये बहुत अच्छा काम होगा उसके लिए। सो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर केरला है जहाँ पे पहला इंडिया का ये WTC स्थापित हो रहा है। अच्छा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड स्टेट्स फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस? प्रतीक्षा, ये बताओ किस राज्य ने अपने राज्य का पहला समुद्री एम्बुलेंस, ठीक है, जिसका नाम है सॉरी प्रतीक्षा, हाँ प्रतीक्षा, उसका उद्घाटन किया? डी यहाँ पे इसके लिए आंसर आ रहा है केरला। और केरला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको भी केरला ने ही लॉन्च किया है, लेकिन ये केरला के कोची में हुआ है। जो अभी आपने देखा WTC, वो केरला के अंगमाली में हो रहा है और केरला के कोची में पहला मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा लॉन्च हुआ, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन है? पिनरई विजयन। उन्होंने पहला जो मरीन एम्बुलेंस है प्रतीक्षा 27 अगस्त को उसे इनॉग्रेट किया। प्रतीक्षा पहली सीरीज है 3 फुल्ली एक्विप्ड मरीन एम्बुलेंस बोट की, जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। मतलब 3 बनाया गया, जिसमें से पहला लॉन्च हुआ है अभी, जिसका नाम है प्रतीक्षा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 2 और जो बोट है उसका नाम क्या है? तो एक का नाम है प्रत्याशा, प्रत्याशा, और एक का नाम है करुण्या। ये 2 और है जो उसी दिन लॉन्च हुए। तो प्रतीक्षा, प्रत्याशा और आपका करुण्या, ये जो है ये 3 आपके मरीन एम्बुलेंस है, समुद्री एम्बुलेंस है। हम केरला की बात करेंगे, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। आगे हम केरला की पोजीशन देखेंगे इंडिया में और फिर यहाँ के नेशनल पार्क देखेंगे। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये कौन सी जगह है? ये है केरला। केरला केवल 2 राज्यों को टच करता है, एक है कर्नाटका और एक है तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है? इराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पंपाडम शोला नेशनल पार्क है, मधिकेटन नेशनल पार्क है और अनामुडी नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सुधा पेनुली selected for National Award to Teachers 2020. How many total teachers have been selected for this award? देखो, ये जो अवार्ड है नेशनल अवार्ड टू टीचर, से किसी एक बंदे को नहीं दिया जा रहा कि आप उसका नाम याद रखो, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक लोग का नाम दे दिया गया, सुधा पैनुली का। अब आपको बताना है टोटल कितने टीचर्स है इंक्लूडिंग हर, जिन्हें ये पुरस्कार के लिए चूज किया गया है। हो सकता है ये याद रखना आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन बहुत इजी होगा अगर आप इसका आंसर जान जाओगे। देखो, सुधा पैनुली को मिला के टोटल 47 टीचर्स है जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, मिसेस सुधा पैनुली जो है ये पहली नेट अवार्डिंग है। ये नेट दिया किसके द्वारा दिया जाता है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के द्वारा, जिसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत की गई थी। तो इसी मॉडल स्कूल के द्वारा नेट अवार्ड दिया जाता है। और ये सुधा पैनुली कौन है? तो ये जो है वाइस प्रिंसिपल है EMRS की, मतलब कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की,
जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, जिसको किसने स्थापित किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर? माय क्वेश्चन इज हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? बताओ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है? तो टोटल 47 टीचर्स में से ये एक है जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? Arjun Munda, exactly. What is the name of the campaign launched to cover eligible left out beneficiaries under social welfare schemes? बेसिकली इन जम्मू एंड कश्मीर जो भी अलग अलग सोशल स्कीम्स होती हैं, वृद्धा पेंशन होता है, विडो पेंशन होता है, उसमें जो एलिजिबल बेनिफिशरीज छूट गए हैं समय सीमा की वजह से, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, उनको एक और चांस दिया गया और कि आप दोबारा से अपने आप को इस स्कीम से जोड़ सको। इस कैंपेन को एक नाम भी दिया गया। उस कैंपेन का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि कैंपेन का नाम क्या है। सी करेक्ट आंसर बिल्कुल होगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बानी सौरभ का। इरादा विल बी द करेक्ट आंसर। इरादा नाम से इसे स्टार्ट किया गया जम्मू कश्मीर में। किसने स्टार्ट किया? डॉक्टर सागर डी डोयफोड़े ने इसे स्टार्ट किया, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हैं। इन्होंने इरादा कैंपेन लॉन्च किया टू इंक्लूड, शामिल करने के लिए, एलिजिबल लेफ्ट आउट, जो एलिजिबल थे फिर भी छूट गए, बेनिफिशरीज जिन्होंने अभी तक अपने आप को इनरोल नहीं किया, जो भी अलग अलग वित्तीय सहायता देने के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम है उसमें। तो ये है डॉक्टर सागर जिन्होंने इरादा नाम का कैंपेन लॉन्च किया। कहां पे? सो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है भाई? तो नाम आएगा मनोज सिन्हा का। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है पुली कली इज द फोक आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट? पुली कली किस राज्य का लोक कला रूप है? आंसर आपको बाद के कमेंट सेक्शन में देना है, अभी लाइव कमेंट सेक्शन में नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। अब हम बात करेंगे कि कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर किसने किसने दिया था। रेणु गुप्ता ने दिया था। कल पूछा गया था सिलेरू रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो रीनू ने आंसर किया, सृष्टि ने आंसर किया, बानी ने आंसर किया और अश्विनी ने आंसर किया। बानी ने ये भी बताया कि न्यूज में क्यों है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और सृष्टि ने इसका पूरा डिटेल दिया, रेनू ने भी डिटेल दिया, अश्विनी ने भी आंसर किया। तो वेरी गुड। इसका मतलब कि आप बहुत डिटेल से सेशन देखते हो या फिर ग्रुप में भी जो बातें कही जाती है उस पर ध्यान देते हो, क्योंकि ये आंसर करने के लिए मैंने ग्रुप में बोला था और पीडीएफ भी ग्रुप में भेजा था। तो इसका पीडीएफ आपको अभी एस्पेरेंट अबाउट ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप एस्पेरेंट अबाउट आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। So thanks for watching this session. Have a good day. Keep learning, keep progressing. Thank you.